गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक इन ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल। हमारा गणित आकलन का बीएड सेकेंड ईयर का पेपर चल रहा है, जिसके अंदर हम मापन से संबंधित कुछ एक जानकारियां ले चुके हैं। आज हम मापन के कार्य से संबंधित जानकारी लेंगे कि मापन का कार्य क्या है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मापन एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी समूह का वर्गीकरण कर सकते हैं, उसको वर्गीकृत विभिन्न श्रेणियों में बांट सकते हैं, रैंकिंग निर्धारण कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार से मापन करके विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों को डिवाइड करने में ये सहायता प्रदान करता है। एक संख्यात्मक रूप के द्वारा इसके प्रकारों में हमने देखा था मात्रात्मक और संख्यात्मक। तो संख्यात्मक जो है वो एक तो था मात्रा से संबंधित, जो संख्यात्मक उससे गुण को बता रहा था। दूसरा था गुणात्मक है, मैंने अभी संख्यात्मक और मात्रात्मक है, दोनों क्या है, एक ही है। गुणात्मक दूसरा उसका प्रकार है क्वालिटी। क्वालिटी के आधार पर हम सही मायने में मापन नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर हम शिक्षा जगत की बात करें, हमारे शैक्षिक वातावरण की बात करें, तो उसमें भी ये जो मापन की क्रिया है वो इतनी सार्थक नहीं है जितना कि भौतिक मापन में सार्थक होती है। क्यों? क्योंकि हमने कुछ एक कमियां देखी थी, कुछ एक ऐसे कारक देखे थे जो कि मानसिक मापन को प्रभावित कर रहे थे, गुणात्मक मापन को प्रभावित कर रहे थे। मानसिक मापन का मतलब जैसे बुद्धि हो गई, या उसकी रुचि हो गई, किसी बालक की रुचि हो गई, या किसी बालक का व्यवहार हो गया, उसकी योग्यता हो गई, उसके जो शिक्षा अर्जन लेवल है या जो अधिगम लेवल है उसमें अंतर हो गया। तो काफी ऐसे कारक हैं जो कि मापन की क्रिया को प्रभावित करते हैं। मापन का जब कार्य शिक्षा क्षेत्र में किया जाता है तो उस स्थिति में हम देखते हैं कि इसका अभी भी आत्मनिष्ठता की पर्याप्त मात्रा उपस्थित होने के कारण स्पष्ट मापन में ये बाध्यक बन जाता है। कहने का मतलब कि बालक की रुचि नहीं है, उसकी बुद्धि अच्छी है, लेकिन रुचि नहीं होने के कारण बालक के द्वारा किसी टॉपिक को क्लियर नहीं किया गया या समझा नहीं गया, टेस्ट में उसके नंबर कम आ गए, तो वो उसकी जो मानसिक मापन है उसको अगर हम देखें तो उसकी रुचि न होना था, ना कि उसकी बुद्धि का लेवल। ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट है बच्चा, मानसिक दबाव में आ जाता है, मानसिक दबाव में आने के कारण उसके द्वारा जो अधिगम का कार्य है वो धीमा पड़ जाता है, उसके दिमाग में उल्टे सीधे विचार आने लग जाते हैं। काफी अच्छे परिवार से है, काफी अच्छा इंटेलिजेंसी रखने वाला है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में क्या आ रहा है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, या मेरे द्वारा ये नहीं होगा तो मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, या मेरे पेरेंट्स ऐसे हो जाएंगे, या मेरे पेरेंट्स को इस प्रकार से कोई कष्ट महसूस होगा। तो ऐसे स्थिति में वो बालक क्या हो गया, डिप्रेशन में चला गया। अभी तक उसका लेवल बहुत अच्छा था, तो ऐसे स्थिति में क्या हो गया, उसका जब मापन अब किया जाएगा, रिजाइन किया जाएगा, तो उस मापन में क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। ये अंतर किस प्रकार से अभिव्यक्त कर रहा है, आत्मनिष्ठा के आधार पर ये अभिव्यक्ति कर रहा है। सपोज कीजिए ये बोर्ड है, मैंने यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई को मापना है, तो जो हमारा वो नापने वाला जो फीता होगा, रिबन होगा, स्केल होगी, उसके जीरो वाले सीरियल को मैं यहाँ पर रखूंगी और फिर उससे आगे वाले भाग को यहाँ तक लेकर जाऊंगी, और जितना मापन ये बताएगा, जितना इसके द्वारा मापन किया जाएगा, वो एग्जैक्ट मैं क्या करूंगी, यहाँ पर लिख दूंगी। सपोज कीजिए मैंने स्केल से इसका मापन किया, तो ये आ गया 4 फीट 5 इंच का। ठीक है, फीट का आ गया। अब सपोज कीजिए ये तो मैंने मेज का लिया था, जिसके आधार पर मैंने ये एक्यूरेट जो संख्या आई थी, 0 से प्रारंभ किया और वहां तक आ गए। लेकिन यदि ये मानसिक लेवल की बात करें तो ऐसे स्थिति में क्या मैं 0 से शुरू होंगी, क्या मैं बीच से कोई क्रम लूंगी, तो उसमें कोई संख्यात्मक निर्धारण नहीं है जो कि हम 0 से शुरू करें। हम किसी शिक्षार्थी की बात करें और उसकी उपलब्धि जो है उसको मापना है, तो उसको मापते समय उसमें आत्मनिष्ठता को आधार बना करके उसमें जो वस्तुनिष्ठता आएगी उसके नजदीक तक पहुंचने का कार्य करेंगे। कहने का मतलब कि बालक ने कितना अधिगम किया, ये जानने के लिए कोई परीक्षण करेंगे, कोई टेस्ट
हमने इनको पढ़ाया था और इसके द्वारा अधिगम करना था। लगभग पूरी तरह से नहीं हुआ, तो पूरी तरह से नहीं हुआ इसका मतलब हम एक्यूरेट नहीं कह सकते, लगभग कहेंगे, ठीक है। तो ये एक्यूरेट नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर उसमें कुछ कमी है जिसके आधार पर हमने उसके नजदीक तो पहुंच गए लेकिन उसकी पूर्णता को हम स्पष्ट नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में पूर्णता संभव नहीं है। तो इसका कारण क्या हो गया, हो सकता है उसकी मानसिक स्थिति हो, उस बालक की सोच हो, उस बालक का चिंतन हो, उस बालक के मन में क्या विचार है, ये सारे जो गुण होंगे, कारक होंगे, वो क्या करेंगे, उसके मापन को प्रभावित करेंगे। तो इस प्रकार से यदि हम मापन प्रक्रिया के द्वारा किसी वस्तु विशेष को या किसी व्यवहारिक गुण को मानक के अनुसार, मानक यानी नियम निर्धारित किए हुए हैं, निश्चित जो मानक निर्धारित किए हुए हैं उनके अनुसार परिमाण प्राप्त करके, यानी परिमाण में उसको बदल दिया जाएगा। कोई भी बालक है, कोई भी शिक्षार्थी है जिसका हमें मापन करना है, तो उस प्रक्रिया के द्वारा हम क्या करेंगे, वस्तु विशेष को लेंगे, उस वस्तु विशेष से व्यवहारिक गुणों को हमने क्या कर लिया, मानक के अनुसार व्यवस्थित कर लिया और उस आधार पर हमने उसको किस में बदल दिया, परिमाण में बदल दिया। परिमाण, एक तो होता है परिणाम और एक होता है परिमाण, तो परिमाण में हमने उसको बदल दिया। इसके लिए मुख्यतः जो मापन के द्वारा कार्य किया जाता है वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम अभी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो कार्य है शिक्षा क्षेत्र में, यानी मापन की प्रक्रिया है, उसको हम किस प्रकार से किसी विद्यार्थी तक, किसी शिक्षार्थी तक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उस छात्र को वर्गीकरण किया जाता है, यानी सबसे पहला जो मापन का कार्य है वो क्या होता है, कक्षा के अंदर छात्रों का वर्गीकरण करना, छात्रों का वर्गीकरण करना कैसे, मानसिक लेवल है, उनकी रुचि है, बुद्धि लब्धि है, उस आधार पर बच्चों में क्या हो जाएगा, एक अलग अलग ग्रुप बना दिया जाएगा जिससे अधिगम करवाने में सुगमता हो जाएगी। जैसे मोस्टली हम देखते हैं कि एग्जामिनेशन पीरियड में हम देखते हैं कुछ बालक ऐसे होते हैं जो काफी इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं काफी वीक होते हैं। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि इंटेलिजेंट बच्चों का अलग ग्रुप बना दिया, जो डल बच्चे होते हैं, जो कमजोर बच्चे होते हैं उनका अलग ग्रुप बना दिया, उनको उनके लेवल पर ही सामग्रियां प्रस्तुत की जाती है। सामग्रियां मतलब जो कंटेंट है, जो हमारे द्वारा कंटेंट तैयार किया गया है वो उसी लेवल तक होता है, जबकि दूसरी तरफ होशियार बच्चे हैं तो उनका लेवल अलग है, तो उस आधार पर उनके लिए कंटेंट तैयार किए जाते हैं। क्योंकि दोनों के लेवल में अंतर आने से, दोनों की लेवल क्षमता में अंतर आने से अधिगम ग्रहण करने की क्षमता अंतर लिए हुई है, जिस आधार पर एक जैसे कंटेंट हम दोनों समूह को नहीं दे सकते, दोनों ही समूह को उससे नुकसान होता है। एक का लेवल ऐसा है जो बहुत थोड़ा सा बताने पर काफी अधिक समझ जाते हैं, दूसरे का लेवल इतना है कि बहुत अधिक बताने पर भी कुछ समझ में नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में छात्रों का जो ये वर्गीकरण है वो जिस आधार पर किया जा रहा है वो किसके द्वारा है, मापन के द्वारा है। क्योंकि मापन ने तो बताया कि परिमाण के द्वारा किस प्रकार से शिक्षार्थियों के जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है उस आधार पर हम बालकों को अलग अलग समूह में विभक्त कर सके। दूसरा जो इसका प्रकार होता है वो दूसरा जो इसका कार्य होता है वो होता है कि छात्रों को जो समस्याएं आती है, छात्रों की समस्याओं का निदान, समस्याओं का निदान कैसे होगा, उपचारात्मक शिक्षा ये आप लोगों ने बीएड में पढ़ाई है। निदान करना, कोई समस्या हमारे सामने है तो उसका निदान किया जाता है, उसके लिए एक प्रयोगात्मक कार्य किया जाए या कोई ऐसा परीक्षण तैयार किया जाए जिस आधार पर उनका लेवल जान करके उनको इजीली हम उसका निदान, उस समस्या का समाधान कर सके। सपोज कीजिए कक्षा के अंदर 30 स्टूडेंट है, 30 के अंदर 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जो थोड़ा सा बताए या बहुत अधिक बताए वो हैंड कर लेते हैं, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो ऐसे स्थिति में हमें पता कैसे चला कि वो 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके समझ में कुछ नहीं
आ रहा है, कोई ना कोई समस्या तो आई थी हमारे सामने, वो समस्या हमने जान ली और उन बालकों में वो समस्या कैसे उत्पन्न हुई उसका कारण जान करके उसका निदान किया जा सकता है। उसका निदान करना उनका अगर उस समस्या का निदान हो गया तो हमारा अधिगम का कार्य क्या हो जाएगा, हमारे द्वारा जो अध्यापन का कार्य वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हम तो यही चाहेंगे कि सामान्य से जानकारी दें तो वो बच्चे उसको इजीली ग्रहण कर सके, इजीली उनका ज्ञान अर्जन हो सके। तो ऐसे स्थिति में हमने जो कथन पहले किए हुए हैं पूर्व में हम उसको जोड़ कर कह रहे हैं, फिर भी उनके माइंड में नहीं बैठ रहा है, इसका मतलब उनमें कोई ना कोई समस्या है और वो समस्या का समाधान यदि हम ढूंढ लेते हैं या कर दिया जाता है तो ऐसे स्थिति में उनका वो निदान हो जाता है। निदान के लिए नैदानिक चार्ट भी होते हैं, नैदानिक परीक्षण भी होते हैं, टेस्ट होते हैं। उस आधार पर उस बच्चे की समस्या को जान करके उन बच्चों की समस्याओं का निदान कर दिया जाता है। तो ये इसका दूसरा कार्य है जिस आधार पर हम छात्रों की समस्याओं का आसानी से निदान कर सकते हैं। तीसरा जो इसका कार्य है वो ये है कि छात्रों की जो तुलना है, कंपेयर करना है, वो इजी हो जाता है। तीसरा, छात्रों की तुलना करने में सहायक, ठीक है, करना, तुलना करना। तुलना किस प्रकार से करना, ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ये बच्चा डफर है, ये सामान्य लेवल का है, तो ये तुलना हो गई कि ये बच्चे इन बच्चों से इंटेलिजेंट है, ये बच्चे इन बच्चों से कमजोर है। ये क्या हो गया, कंपेरेटिव। किस आधार पर, कोई ना कोई तो हमने लेवल निर्धारित किया, कोई ना कोई परीक्षण तो हमने किया होगा, कोई ना कोई टेस्ट तो हमने लिया होगा। जाते ही तो हमें पता नहीं चला, क्लास में आए और क्लास में आते ही पता चल गया कि ये 500 डफर है, ये 10 सामान्य है, ये 10 से बहुत इंटेलिजेंट है। जाते ही तो पता नहीं चलेगा। पता कैसे चलेगा, हमने कोई टॉपिक लिया, वो पढ़ाया, उसके बाद में उनसे संबंधित कुछ जानकारी बच्चों को देने के बाद में कुछ प्रश्न पूछे गए और बच्चों के द्वारा निरुत्तर हुआ। होना, निरुत्तर होने का मतलब क्या हो गया कि हमने कह दिया कि ये बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने तुरंत ही अधिगम कर लिया, ये बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अधिगम तो किया लेकिन इनकी एवज में कुछ कम था, ये बच्चे ऐसे हैं जिनको हमने अधिगम करवाने की कोशिश की लेकिन फिर भी इनके द्वारा अधिगम नहीं हुआ। तो कुछ ना कुछ हमने प्रस्तुति दी, उसके बाद भी तो हमें पता चला कि इन बच्चों ने अधिगम कुछ नहीं किया। तो ऐसे स्थिति में हमने क्या कर दिया, एक कैटेगरी बना ली और वो कैटेगरी किससे बनी, उस क्लास के अंदर जो कंटेंट प्रस्तुत किया गया उसके बाद में उनसे जवाब लिए गए। तो तुलना करके छात्रों में तुलना करना बहुत ही आसान हो जाता है। ऐसे स्थिति में जो हम टॉपिक, जो विषय हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ाने में भी क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। निदान क्या है, वही प्रोसेस है कि किसी स्टूडेंट को गणित में दिक्कत आती है, किसी स्टूडेंट को सामाजिक में दिक्कत आती है। तो कहने का मतलब एक सब्जेक्ट है, बच्चों ने ऐसा देख लिया कि इससे घबरा रहे हैं तो उसका निदान ढूंढा जाएगा कि किस प्रकार से उनके दिमाग में जो खौफ है उसको हटा दिया जाए जिससे कि इजीली वो बच्चा उसको ग्रहण कर सकता है। उसका जो खौफ है या उससे जो वो डर रहा है, फोबिया हो गया है, उसको हम दूर करने का प्रयास करते हैं। तो ये तुलना हो गई छात्रों में, किस प्रकार से हम तुलना कर सकते हैं। चौथा जो कार्य है वो हमारा अनुसंधान, रिसर्च से जुड़ा हुआ है, खोज करना। ये जो मापन है ये खोज करने में बहुत सारे, खोज करना किसकी, खोज करने से अभिप्राय है कोई समस्या हमारे सामने है उस पर हमें रिसर्च करना है। अभी जैसे ये कोविड-19 चल रहा है तो ये क्या है, एक बड़ी समस्या है, इस पर खोज, काय की, वैक्सीन की खोज चल रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, इसके स्ट्रक्चर क्या है, किस प्रकार से इसको निष्क्रिय किया जा सकता है, किस प्रकार से इसके कार्य प्रणाली को बाधित किया जा सकता है। तो ये क्या है, खोज है। ये खोज कैसे हो रही है, कोई मापन होगा, कोई मापन प्रक्रियाएं होगी, उस आधार पर उस लेवल को जान करके ही ये इस प्रकार से खोज का कार्य होता है। खोज कर लेने का मतलब ये हो गया कि जो अनुसंधान कार्य है, जैसे सपोज कीजिए कंप्यूटर से रिलेटेड कोई क्लास है और उसमें बच्चे को अभी कंप्यूटर ऑन ऑफ करना नहीं आ रहा, ठीक है, बच्चों को भेजा, छठी कक्षा के बच्चे उनको क्लास में, अब जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें तो
कंप्यूटर मस्ट कर रहे हैं 6th क्लास से, जिससे कि बच्चा स्वावलंबी होकर के कंप्यूटर से जुड़ जाए। और जो आज की समस्या आ रही है कि नेट नहीं है या बच्चों को कंप्यूटर चलाना नहीं आ रहा है, वो समस्या से वो बच्चे नहीं जूझे और स्मार्ट इंडिया का एक पार्ट बन सके। तो इसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है, शिक्षा नीति में कुछ लचीलापन है जिसके आधार पर उसको 6ठी कक्षा में ही कंप्यूटर विषय दे दिया जाएगा। रिसेंट यदि हम अभी का एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल कि कुछ 6th क्लास के बच्चे हैं, उनको कंप्यूटर लैब में लेकर जाया जा रहा है, उनको कंप्यूटर नहीं आ रहा, उनको ये नहीं पता कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, या स्क्रीन क्या है, या इसका मॉनिटर क्या है, कुछ पता नहीं है, कुछ भी जानकारी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बच्चा बटन को इधर उधर घुमाएगा, कीबोर्ड को देखेगा, जो भी है उस चीज को हमने नोट कर लिया। कुछ समय बाद में हमने देखा जब वो लगभग 10 या 12 पीरियड उस क्लास में ले चुका है, तो उसके बाद में उसका रिजल्ट देखा जाएगा कि क्या वास्तव में बच्चे ने कुछ सीखा है, क्या वास्तव में बच्चे ने कुछ कार्य किया है। तो वो कार्य किससे जुड़ा हुआ है, उस खोज से। टीचर उसको सहयोग कर रहा है, टीचर उसको बता रहा है कि इस प्रकार से ये कीबोर्ड है, इस प्रकार से ये माउस है, इसका ये कार्य है, इसका ये कार्य है। बच्चा फिर क्या करेगा, धीरे धीरे उसमें उत्सुकता बढ़ेगी, उसमें रुचि बढ़ेगी, उसको इंटरेस्ट आएगा। उस इंटरेस्ट, उस अभिरुचि के कारण क्या कर लेगा वो बच्चा, उसको और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उसको और अधिक छेड़ता रहेगा और ज्ञान अर्जन कर लेगा। तो कहने का मतलब कि टीचर ने तो सिर्फ इतना ही बताया, यहाँ से ऑन ऑफ होता है, ये कलरिंग बॉक्स है, यहाँ से आप कलर लीजिए, ये गेम आ जाते हैं, और बच्चा खुद ही गेम शुरू कर देता है, खुद ही ड्राइंग शुरू कर देता है। तो वो क्या होगी, उसकी एक खोज होगी, उसके द्वारा किया गया कार्य खोज है। तो कक्षा से पहले लें और कक्षाओं के बाद में लें तो काफी उस बच्चे में चेंजेस हमें नजर आते हैं। तो ये चेंजेस जो है वो कैसे आए, उसके रुचि से आए, उसने अपनी रुचि उसी सब्जेक्ट में ले ली। तो ये जो खोज करना है ये मापन के द्वारा संभव हुआ कि हमने भी तो मापित किया है। जब कंप्यूटर कक्षा में नहीं जा रहा है और जब कंप्यूटर कक्षा में जाना शुरू कर दिया है, दोनों का रिजल्ट कंपेयर करके हम इजीली कह सकते हैं कि इस बच्चे ने खोजने का कार्य भी प्रारंभ कर लिया। तो खोजबीन से जुड़ी हुई जितने भी रिसर्च, आज जो पीएचडी का प्रयोगात्मक कार्य होता है वो इस मापन पर ही आधारित होता है। खोज करना, कोई समस्या है, उस समस्या का खोज हम कैसे कर रहे हैं, किस प्रकार से डाटा तैयार कर रहे हैं, किस प्रकार से समस्याओं को हम वितरित कर रहे हैं, और समस्याओं से जुड़ी हुई जो हल हमारे पास में आना है वो हल की एक समरी बनाई जाती है और उस समरी के आधार पर उसका निष्कर्ष या रिजल्ट दे दिया जाता है। तो ये हमारा चौथा इसका कार्य हुआ। पांचवा जो कार्य है वो है निर्देशन देना है या परामर्श करना है, यानी मापन के द्वारा निर्देशित भी किया जा सकता है, निर्देशन तथा परामर्श में शामिल। कैसे, कोई शिक्षार्थी है, उसको कुछ सीखना है, सपोज कीजिए आप स्टूडेंट है, शिक्षा शास्त्र के स्टूडेंट है, बीएड के स्टूडेंट है, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका है। आप लोगों को ये एक क्लास दे दी जाएगी कि आप लोगों को कुछ लेसन प्लान से संबंधित जानकारी क्लास में दे दी गई। उसके बाद में आपको क्लास दी जाएगी कि आपको इस क्लास से फेस करना है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, एक निर्देशन हो गया। सपोज कीजिए उस क्लास में आप गए और उस क्लास में आपके कुछ परेशानियां हुई, जैसे अनुशासन की प्रॉब्लम आ गई, या बच्चों ने आपका सहयोग नहीं किया, आप पढ़ा रहे हो बच्चे रुचि नहीं ले रहे। तो इसका मतलब कि आप ये अपनी समस्या किसी अध्यापक से कहेंगे, वो अध्यापक क्या करेगा, उसका कुछ परामर्श देगा कि इस प्रकार से आपको क्लास में जाना है, इस प्रकार से बच्चों को अनुशासित करके रखना है, इस प्रकार से बच्चे की समस्याओं को सुनना है। तो ये क्या हो गया, एक परामर्श हो गया, परामर्श दे दिया। ऐसे सपोज कीजिए क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट है, 10th अभी पास किया है, 10th में बहुत अच्छी परसेंटेज आई है, किसी की गणित में रुचि है, किसी की विज्ञान विषय में रुचि है, किसी की सामाजिक में रुचि है, किसी की अंग्रेजी में रुचि है, किसी की संस्कृत में रुचि है। तो वो अपनी रुचि के अनुसार सब्जेक्ट ले रहा है। तो ऐसे स्थिति में यदि वो हमारे पास में आए और हमसे पूछे कि मुझे क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे, उसको कुछ परामर्श देंगे कि हो सकता है तुम्हारे इसमें ये नंबर अच्छे हैं, तो हो सकता है तुम इस क्षेत्र में बहुत अच्छे निकल सकते हो। और उसके बाद में उसको निर्देशित कर दिया जाएगा कि तुम्हें ये सब्जेक्ट
लेना चाहिए और ये लेकर के तुम इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो कहने का मतलब कि वो परामर्श लेना है या निर्देशन देना है, उसमें भी ये मापन क्या कर रहा है, सहायता प्रदान कर रहा है। किसमें, किसी छात्र में। ठीक है। छठा जो है वो है भविष्यवाणी। भविष्यवाणी का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी का मतलब होता है आज बारिश आएगी, आज आंधी आ सकती है, ये क्या है, भविष्यवाणी। अब भविष्यवाणी हम अपने आपस में जब डिस्कस कर रहे हैं, ये तो सिर्फ नॉर्मल टॉपिक हुआ, लेकिन हम शिक्षा से जुड़ी हुई बात करें या शिक्षा क्षेत्र या शिक्षा जगत की बात करें, तो उसमें हम भविष्यवाणी से क्या अभिप्राय है, जो मापन हमारा सहयोग करता है। भविष्यवाणी से अभिप्राय ये है कि क्लास में हम टेस्ट ले रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट है उसका टेस्ट ले रहे हैं, उस टेस्ट के फलस्वरूप हमें पता चला कि इस छात्र के इस विषय में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो ये इस विषय में काफी अधिक प्रोग्रेस कर सकता है। दूसरा, क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, स्कूल के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन किसी 2-4 स्टूडेंट की फिजिकल एक्टिविटी ऐसी देखी कि लगा कि ये एनडीए में सक्सेस हो सकता है या ये जो गेम्स है उसमें सक्सेस हो सकता है, तो ये मापन ही तो किया होगा। वो मापन कैसे हुआ, वो मापन कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई आधार होगा, उस बेस पर ही तो हमने कहा है कि ये इस क्षेत्र में आगे निकल सकता है, अधिक प्रोग्रेस कर सकता है। तो वो चीज क्या है, हमारी भविष्यवाणी है। क्लास में गए और क्लास में जाने के बाद हम क्लास में जा रहे हैं, उससे पहले हमने कोई टॉपिक तैयार किया हुआ है, लेसन प्लान तैयार किया हुआ है, और हम ये चाहते हैं कि ये जो उद्देश्य हमने निर्धारित किए हैं ये इस टॉपिक के माध्यम से हमें पूरे करवाने हैं। तो ये क्या हो गई, हमारी भविष्यवाणी हो गई। मैं ऐसा कर सकती हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भविष्यवाणी हुई। तो भविष्यवाणी भी इस मापन के द्वारा संभव होती है। तो ये इस प्रकार से हम कुछ ये कार्य हैं जिनको हम मापन के आधार पर कह सकते हैं कि ये मापन के कार्य हैं, जो कि मूल्यांकन जो है उसके कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। तो इस प्रकार से हमने ये मापन के कार्य